अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 31 स्टार्ट करते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा। सीरत, तुम हादी के साथ चले जाओ, मुझे ईशर को लेकर बाजार जाना है। कुछ जरूरी चीजें लेनी है उसने। माँ सीरत को हादी के घर में जाने का बोल रहा था। नहीं लाला, मैं आनी के साथ चले जाऊंगी, मुझे हादी के साथ नहीं जाना। सीरत नाम में साड़ी हिलाकर बोलती है। क्या हो गया है सीरत बच्चे, जाओ, कुछ नहीं होता। आनी को अभी वक्त लगेगा, जाओ शाबाश। बाबा और मामा भी चले गए हैं, अब आनी कहाँ तुम्हें वहां पर छोड़ने जाएंगी, जाओ हादी के साथ चली जाओ। माँ सीरत को जबरदस्ती हादी घर में बैठा चुका था। मास, मुझे तो कुछ नहीं लेना बाजार से, आपने क्यों झूठ बोला? ईशा कंफ्यूज सी मास के पास आकर बोलते, जो कि अब वापस अपनी गाड़ी की तरफ आया था। हाथी सीरत से बात करना चाहता है पर सीरत नहीं बात मान रही थी, इसलिए बहाना बनाया है मेरी जान। मास ईशर के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बोला था और ईशर उसकी बात से मुस्कुरा देते। कैसी हो सीरत, आपको मुझसे मतलब नहीं होना चाहिए, मैं जैसी भी हूँ। सीरत ने अपना चेहरा बाहर की तरफ किए हुए रूखा सा जवाब दिया था। मुझे मतलब नहीं होगा तो और किसको होगा? तुमसे। हादी मुस्कुराया था, लहजे में शरारत थे। अपने काम से काम रखे, मुझे बस घर पहुंचा दे। सीरत के लहजे के सख्तपन से हादी को दुख हुआ था। ये यहाँ क्यों गाड़ी रोकी आपने? घर जाना है मुझे, सुना आपने? सीरत हादी को रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकने पर चलाकर बोल रही थी। एक दफा तहम्मुल से मेरी बात सुन लो सीरत, फिर तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। अगर तुमने इनकार कर दिया तो फिर हमारा जबरदस्ती निकाह होगा। हादी उसके आंखों में देखता हुआ बोला था और सीरत की उसकी आंखों और लफ्जों में सच्चाई दिखाई दी थी। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? सीरत का अंदाज वाले था पर लहजे में नफरत थी। नहीं, बता रहा हूँ कि कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। हादी एक एक लफ्ज चुबा कर बोला था और सीरत ने लब बिछे थे और उसके साथ ही रेस्टोरेंट में चली गई थी। क्या खाओगी? सुबह से नाश्ता भी नहीं किया होगा। सीरत तो देता हुआ बोला था, जो कि गुस्से से लब बिछे बैठे थे। जिस काम के लिए आए हैं ना, बोले मुझे घर जाना है। फिर सीरत सीधा सा जवाब दिया था, दो काफी बस। वेटर के आने पर हाथी ने कहा था और सीरत की तरफ मतवज्जो हो गया था। मुझे शादी करनी है तुमसे, इसलिए मैंने दादा को बोलूंगा और तुम रेहान अंकल को हाँ कर देना। हादी उसका रूखा सा रवैया देकर सीधा अपने मतलब की बात पर आया था। पर मुझे आपसे शादी नहीं करनी, इसलिए मेरी तरफ से इनकार है। अब चलें घर, बात खत्म हो गई हो तो। सीरत उसकी तरफ देखता हुआ बोली थी, शुक्रिया। हादी वेटर के आने पर बोला था, क्या मसला है सीरत? अब जब सब ठीक हो रहा है तो ये नहरे किस बात पर है? हादी अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए उसकी तरफ देखकर बोला था, जो कि अपने लब काट रहे थे। ये वही है ना आनिया की बेटी जिसका निकाह वाले दिन तलाक हो गई थी, और साथ वही लड़का था ना जिसकी वजह से हुई थी? साथ वाले चेयर पर बैठी हुई आनिया के दोस्त थी, जो कि सीरत को देखकर बोलते, सही तलाक हुई होगी तभी तो कैसे इस लड़के के साथ बैठी हुई है। सीरत ने इन औरतों की बातें सुनकर जहमी नजर से हादी की तरफ देखा था, जो कि गुस्से से मुड़कर उनकी तरफ देखने लगा था। अपने जुबान को संभाल कर बात किया करें, जो मुंह में आता है बोल देते हैं आप लोग, कुछ भी किसी के बारे में जाने बगैर। हादी इन औरतों की तरफ इशारा करते बोला था, ये देखो, ऊपर से चोरी भी और ऊपर से जुबान देखो इस लड़के की। इन दोनों का ताल्लुक है तो लोग बातें करते हैं ना, तभी अपनी खुशी से ही तलाक ली होगी इस लड़की ने। पता नहीं जरा भी शर्म नहीं है इन बच्चों में आजकल। वो औरत अभी बोल रही थी, हादी उसको जवाब देता हुआ सीरत रोता हुआ बाहर भागे थे। सीरत, हादी ने जल्दी से बिल दिया था, उसके पीछे भागा था। तब तक वो टैक्सी में बैठकर घर के लिए निकल गए थे। डैमिट, पता नहीं क्या हो रहा है सब। हादी जोर से गाड़ी के बोनट पर मुक्का मारता हुआ बोला था। शिट शिट, कोई उल्टा काम ना कर ले हादी। इसकी टैक्सी के पीछे अपनी गाड़ी लेकर निकला था। हादी जब उनके घर पहुंचा तो आनिया ऊपर खड़ी इसके कमरे के बाहर उसे आवाजें दे रही थी। सीरत, दरवाजा खोलो, हुआ क्या है बताओ मुझे। आनिया दरवाजा बजाता हुआ बोल रही थी। आनी, आज चाबी लेकर आए जल्दी। हादी आनिया से बोला था, जो कि रोता हुआ गई थी और चाबी लेकर आई थी। क्या हुआ है इसे? वो हादी को दरवाजा खोलता हुआ देखकर बोल थी, बस उसका दिमाग खराब है, सेट करना पड़ेगा मुझे, आप फिक्र मत करें, आज सेट करके जाऊंगा। हादी दरवाजा खोलकर बोल रहा था, और सीरत पागल हो गई हो क्या? हम कब से दरवाजे को ना कर रहे थे और एक तुम होकर दरवाजा नहीं खोल रही थी। आनिया सीरत पर चलाई थी, जो कि घुटने में सर्दी में रोने में मसरूफ थे। मामा, इनको बोले कि चले जाइए यहाँ से, मेरी जात को तमाशा बनाकर इनको सुकून नहीं मिला, जो फिर से एक दफा आगे हैं। सीरत अपना सर घुट्टू में देखकर हादी की तरफ देखता हुआ बोले थे, आनिया आनी, आज जाएं, मुझे सीरत से बात करनी है। हादी सीरत को गुस्से से देखता हुआ बोला था। आनिया दोनों को देखकर बाहर निकल गए थे। अब भी कुछ रह गया है बोलने को? क्या चाहती हैं आप? क्या लेने आए हैं आप यहाँ? अब आपको खुश होना चाहिए ना, बर्बाद होगी मैं। मेरे किरदार को बड़ी महफिल में एक दाग बनाकर रख दिया है आपने। सिर्फ आग की वजह से हादी, सिर्फ आग की वजह से मुझे निकाह के 2 मिनट बाद ही तलाक हो गए थे। सीरत बेड से उठी थी और लाल हुई आंखों से हादी की तरफ देखता हुआ बोले थे, मेरी बात सुनो सीरत, वो पिक्चर्स मुझे नहीं पता कहाँ से आई हैं, सच में मुझे नहीं मालूम वो सब किसने किया है। हादी ने सीर की तरफ बढ़ता हुआ उसका हाथ थामना चाहा था, जिसको सीरत ने गुस्से से झटक दिया था। मुझे कुछ नहीं सुनना, चले जाए यहाँ से।
اور इस बात को अपने ज़हन से निकाल दे कि मैं सीरत खान आपसे निकाह करूंगी, मैं मरना पसंद करूंगी पर आपसे शादी कभी भी नहीं। सीरत एक एक लफ्ज चबा कर बोली थी। बहुत बकवास कर ली तुमने और बहुत सुन ली मैंने। सीरत खान तुम सिर्फ और सिर्फ हादी शाह की थी हो और हादी शाह की ही रहोगे। एक दफ़ा खुदकुशी करने की कोशिश कर चुकी हो, इस दफ़ा मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था, पर इस दफ़ा ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हें याद रहेगा कि तुमने हादी शाह की सीरत को नुकसान पहुंचाया है। कल निकाह है हमारा, मैं ना नहीं सुनूंगा, ना की सूरत में तुम्हें उठाकर लेकर जाऊंगा और कोई मुझे हादी शाह को रोक नहीं सकता। वो गुस्से से उसे दीवार का हाथ लगाकर उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा किया हुआ एक एक लफ्ज चबा कर बोला था। सीरत ने खौफ से उसको देखा था, जिसका चेहरा गुस्से और जब से लाल हो चुका था। नहीं करूंगी, मैं कभी भी नहीं। सीरत ने नाम में साड़ी लाया था। मेरी जान, करना पड़ेगा, कल तैयारी पकड़ लो, वरना मैं वो करूंगा जो तुम्हारी सोच भी नहीं है। मैं तुम्हें बहुत दूर ले जाऊंगा, जहाँ तुम घर वालों की शक्ल देखने के लिए भी तरस जाओगे, और ये वादा है मेरा तुमसे, इसलिए कल आराम से कबूल है बोल देना। आऊंगा दादा और बाबा को लेकर, कल बारात है तुम्हारी, सुना तुमने? हादी उसकी आंखों में देता हुआ बोला था जहाँ पर नमी थी, और हादी ने उसकी नमी को अपनी कमजोरी नहीं बनाया और उसे एक एक लफ्ज बावर करवाता बाहर चला गया था। पीछे सीरत दीवार के साथ लगी हुई नीचे बैठ गए थे। मामा मुझे आपके साथ जाना है प्लीज, अदन अकेले में हया से बोलती जिसके पास ही बैठी होती और हिब्बा और वाजिब अभी बाहर गए थे। रायम और अर्श डॉक्टर से बात करने गए थे ताकि छुट्टी और सब हदायत ले सके। मैं करती हूँ बात, हया अदन से बोलती जो कि अब अपने कपड़े वगैरह चेंज करके बेड पर बैठी हुई थी और उसे अब थोड़ी देर बाद घर जाने की इजाजत मिल गई थी। सब भी अंदर आए थे। हिब्बा मैं चाहती हूँ कि अदन को कुछ दिन अब हम हमारे घर ले जाएं, फिर आप उसे ले जाइएगा, बस कुछ दिन। हया हिब्बा से बोलती ठीक है हया, आप ले जाएं अदन को, वैसे भी रैम जा रहा है कुछ दिन के लिए और फिर अदन का वीजा वगैरह क्लियर हो जाएगा और अगर वो एग्जाम दे दे फिर उसे भी साथ ले जाएगा। हिब्बा के मुस्कुराकर कहने पर अदन मुतमिन हो गए थे। रैम का सारा ध्यान अदन की तरफ था। उसे पता चल गया था कि ये सब अदन नहीं किया है, हया से कहा है, और रैम उसे एक नजर देता हुआ गुस्से से बाहर चला गया था। सबने उसका गुस्से से जाना महसूस किया था और अदन अपने लब बीच गए थे। कोई बात नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, 2-4 दिन फिर मैं खुद लेने आऊंगी अपनी बेटी को। हिबा अदन के सर पर प्यार देते हुए बोलती और वो भी मुस्कुरा देती। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर आई थी, उसे चेकअप किया था। सब ठीक है, आप इनको लेकर जाएं, सब कुछ क्लियर है, डॉक्टर बोलकर अदन का गाल थपथपाकर बाहर चले गए थे। अदन सबके साथ ही बाहर आए थी और सामने एक गाड़ी के साथ टेक लगाकर रैम सिगरेट फूंक रहा था। अदन के आने पर अपनी लाल होती आंखों से उसकी तरफ देखा था। चले मॉम डैड, आपको घर छोड़ दो, फिर मुझे मेरे दोस्तों के पास जाना है। रैम बिना अदन की तरफ देखे वाजिब और हिबा से बोलता और गाड़ी में बैठ गया था। ओके बच्चे, अपना ध्यान रखना, वाजिब और हिबा उसके सब प्यार देते हुए बोलते और रैम उनके साथ ही घर में बैठकर निकल गया था। अदन भी लब बीचे हुए उसे देता हुआ अनस और हया के साथ बैठ गई थी। ठीक हो ना अदन तुम, अब दर्द तो नहीं है ना? अनस गाड़ी चलाते हुए बोला था। जी बाबा ठीक हो। मामा हरम सुबह जा रही है ना वापस? अदन हया से बोलते जो कि अनस से बात कर रहे थे। हाँ सुबह की फ्लाइट है उसकी, इसलिए मैंने सोचा तुमसे भी मिल लेगी, और वैसे भी आहत लाला की काल आई थी कि सुबह सीरत और हादी का निकाह है, वो तो कल ही करने वाले थे पर अकबर बाबा के बोलने पर अब कल रखा है। सच में मामा सीरत मान गई है क्या? अदन हैरान होते हुए बोलती। वैसे अच्छी बात है ये, अदन मुस्कुराई थी। चलो तुम अब आराम कर लो। अंदर जाके घर आते ही अनस अदन को आराम से गाड़ी से निकाल कर बोला था, जो कि मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे। हरम, असलान, राबेल साहब उसके कमरे में आए थे। अपो आपने तो ड्राई दिया था हमें। हरम और राबेल उसके दोनों तरफ बैठी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। परी भी अंदर आते हुए अदन को देखकर बोलती। वालेकुम सलाम। प्रीशे इधर आओ। अदम मुस्कुराकर बोलती। अपो ये कितनी क्यूट है ना, बिल्कुल परी मामा की तरह लगती है। हरम उसके गाल खींच कर बोले थे। परी मुस्कुरा दी थी। प्रीशे अगर तुम्हारी मंगनी ना हुई होती ना तो हम तुम्हारी शादी जावल लाला के साथ कर देते, क्योंकि वही आखिरी पीस बचे हैं। हरम मुस्कुराता हुआ बोलती और प्रीशे ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा था और जावर की बातें याद करते हुए लब बीच गए थे। अपो आप ठीक है ना? प्रीशे आहिस्ता बाद में उसे बोलती। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अदर मुस्कुराता हुआ बोलती। अजलान उनको बातें करता हुआ देखकर बाहर निकल गया था। राबेल तुम खुश हो ना? अदर के बोलने पर राबेल के चेहरे पर शर्मिली सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो अपो खुश तो होगी ना, कल हनीमून पर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे जा सकती है। हरम हाथ नचाकर बोलते। हरम तुम बड़ी बदतमीज हो। राबेल से कुशन मारते हुए बोलती। थैंक्स स्वीट भाभी। हरम ने राबेल के गाल पर प्यार दिया था। अपो मैं जरा पैकिंग कर लूं। हरम उनको बोलता हुआ बाहर भागे थे। अदन, प्रीशे और राबेल बातें करने लगे थे और फिर थोड़ी देर बाद ही राबेल भी चली गई थी। अब बस प्रीशे और अदन थी दोनों। और सुनाओ प्रीशे, कैसा जा रहा है सब, स्टडी वगैरह? जी अपो सब बच्चा है, आप आराम कर ले, आप थक गई होगी ना? प्रीशे के बोलने पर अदन लेट गई थी और बातें करते हुए कब उसकी आंख लगी थी उसे पता नहीं चला था। प्रीशे साथ होता हुआ देखकर बाहर निकल गए थे।
सब भी हान हाउस पहुंचे हुए थे क्योंकि आज सीरत और हादी का निकाह था। हादी के डर से सीरत चुपचाप सब बातें मान रही थी। अभी भी सब आए हुए थे। सफेद रंग की फ्रॉक पर रेड कलर का दुपट्टा ओढ़कर हल्के से तैयार हुई थी। वो भी उसे ऐन और अमल ने जबरदस्ती किया था। सीरत अपो आप तो बड़ी हसीन लग रही है यार। अबीर उसे देखता हुआ बोली थी। वहां पर बैठे सब मुस्कुरा देते, बस वही खुश नहीं थी जिसकी जिंदगी का फैसला हुआ था। थोड़ी देर बाद ही मौलवी साहब आए थे और आज फिर से उसे रिया ने उसके सर पर हाथ रखा था और सीरत ने कबूला कहा था और अपने आप को हादी के नाम काट दिया था और फिर रियान के गले लगी बेताशा रो देती। चुप कर जाओ बच्चे, इतना नहीं रोते। रानिया बेगम ने उसे अपने साथ लगा लिया था। नानो, अब सब मुझ पर इल्जाम लगाएंगे, मुझे हादी के साथ नहीं जाना। सीरत रोता हुआ बोलती। चुप कर जाए अपो, हम आपको आज लेकर ही जाएंगे, इस भूल में मत रहना। अबीर मुंह बनाकर बोलते। पास खड़ी अमल और ऐन ने उसे मुक्का मारा था। मुंह बंद भी रख लिया करो कभी। अमल के बोलने पर वो बस अपनी कमर से लाकर आ गए थे। फिर थोड़ी देर बाद ही उसे वो बाहर लेकर गई थी। राबेल, अनदल, हरम, ईशर चारों बाहर ही खड़े थी। महर अदन के पास घर गई थी और सीरत को हादी के साथ लाकर बिठाया गया था। छोटी सी तकरीब थी, घर पर ही रखी गई थी। अकबर शाह ने वलीमा परसों रखा था। अनदल और हरम वापस जाने वाली थी आज, इसलिए आज निकाह काट दिया गया था। हादी की नजरें सीरत पर थी जो कि मुंह बनाकर बैठी हुई थी। आंखें रोने से लाल हो चुकी थी और नाक सुरख होकर और भी प्यारी लग रही थी। हादी उसको देखकर मुस्कुरा दिया था। उसके मुस्कुराने पर सीरत ने मुंह फेर लिया था। अब हम परसों जाएंगे। सीरत और हादी के वलीमे के बाद अजलान राबेल के साथ बैठ के बोला था। सही है, वरना वलीमा मिस हो जाता। राबेल खुश होता हुआ बोलती, जिस पर अजलान ने उसको गुड़ का देखा था। गुड़ का माँ देखे, पता है प्यारी लग रही हो। राबेल मुस्कुराता हुआ बोली थी। हाँ, घर जाकर बताऊंगा कितनी प्यारी लग रही हो। अजलान उसे आंख मारता हुआ बोला था और राबेल शर्म से लाल होता हुआ चेहरा फेर गए थे। फिर थोड़ी देर बाद ही रुस्ती का कहा गया था और सीरत, रेयान और आनिया के साथ लगकर रो दी थी और माँ ने भी उसके सर पर प्यार दिया था और कुरान का साय तले और सबको रुखसत कर दिया गया था। आंटी, मुझे मम्मा के पास घर जाना है। एन आयशा शाह के पास आकर बोलते, जो अब सबसे मिलकर जाने लगे थे। आप आशिर को बोले, वो आपको ले जाएगा। नहीं आंटी, आप बोल दे, वो नहीं मान रहे, मुझे मम्मा की याद आ रही है। एन सर झुकाकर लपकारता हुआ बोले थी। ओके, मैं बोलती हूँ। आशा मुस्कुराता हुआ उसके साथ ही आशिर की तरफ गई थी जो कि जाबर और माँ से बातें कर रहा था। आशिर बच्चे, अब एन को उसके मामा के घर ले जाओ, ये परसों आ जाएगी। आशा शाह के बोलने पर आशा ने एन को गुड़ का देखा था जो कि नजरों को झुकाए हुए खड़े थे। जी मामा, छोड़ आता हूँ। आशिर गुस्से से एन को घूरता हुआ बोला था, जिस पर आशा शाह ने अपनी हंसी को छुपाई थी और वापस मुड़ गए थे। ये लोग गाड़ी की चाबी जाकर बैठो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। आशिर उसे घूरता हुआ बोला था और एन उसे एक नजर देकर जल्दी से गाड़ी की तरफ चली गई थी। बड़ी मामा, अमल किधर है? कब से देख रही हूँ कि नहीं मिली मुझे। अमान अमल को इधर उधर देखता हुआ प्रिया से बोला था। वो तो अबीर के साथ ही हाथी की गाड़ी में चली गई थी। प्रिया के बोलने पर अबान ने अपने लब बीचे थे और अपनी गाड़ी की तरफ चला गया था। अजलान और राबेल भी हवेली के लिए चले गए थे और सब भी पहले अनजल और हरम से मिल चुके थे क्योंकि वो वापस कल जा रहे थे। चलो चलते हैं सब। हया और अर्श घर की तरफ आ गए थे। उनके साथ ही जिन्नी और तबरेज भी थे। बाकी सब हवेली के लिए निकल गए थे। अपो जानी, बाहर बारिश का मौसम है, मैं बारिश देकर आती हूँ। मैं हंसता हुआ अदन को बताकर ऊपर छत पर चली गई थी और अदन उसे जाता हुआ देखकर मुस्कुराई थी और फिर से हाथ में पकड़ी हुई किताब पढ़ने लगी थी। टाइम जो कि महर के जाने के बाद आया था, उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ देखकर उसकी तरफ गया तो सामने ही अपने दुश्मन जान को नाक पर ग्लासेस रख के किताब पढ़ता हुआ देखकर मुस्कुराया था, पर जल्दी ही अपनी मुस्कुराहट छुपा गया था। हनकोड़ा लेता हुआ आगे बढ़कर अदन ने उसकी आवाज सुनकर जल्दी से उसकी तरफ देखा था जहाँ पर रैम उसकी तरफ आ रहा था। नाक पर गुस्सा, चेहरे के अंदर कुछ तने हुए थे। मुझसे दूर जाकर सुकून मिलता है तुम्हें? वो चलता हुआ उसके पास आया था जो कि तकिए के साथ ही टेक लगाकर पड़ रहे थे। अदन ने उसके बाप पर लब बीच लिए थे पर बोली कुछ नहीं थी। चलो तुम खुश रहो, जा रहा हूँ मैं, रात की फ्लैट है मेरी। रैम अदन की तरफ देखता हुआ बोला था जिसकी बात से मायूसी से उसको देखने लगे थे पर जाहिर नहीं होने दिया था। सच में मेरे जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। रैम उसके हाथ से किताब लेकर पढ़ने लगा था। मुझसे तो ये किताब अच्छी है जिस पर तुम ध्यान तो दे रही हो ना, वरना मुझे तो तुम मुंह भी लगाना पसंद नहीं करते। रैम के बोलने पर अदन ने जहमी नजर से उसकी तरफ देखा था। ऐसी बात नहीं है रैम, वो तुम। हाँ मुझे पता है मैं छोटा हूँ। रैम दांत पीस कर बोला था। मैं थक चुका हूँ ये बकवास सुनकर डैमेट। मैं एक नॉर्मल लाइफ चाहता हूँ तुम्हारे साथ। क्या छोटा छोटा लगा रखा है? रैम अदन की तरफ देखता हुआ बैठ से जोर से मुक्का मारकर बोला था और अदन ने होप से आंखों को बंद कर लिया था। तुमने मुझसे वादा किया था कि वक्त दोगे हम दोनों की स्टडी कंप्लीट होने तक। अदन अपने हाथों को मसलता हुआ बोलते, कैसी तबीयत है तुम्हारी? रैम अपने आप को कंट्रोल करता हुआ अदन के हाथों को अपने हाथ में लेकर बोला था जो कि कांप रहे थे और आंसू आंखों में जमा हो गए थे। ठीक हूँ। अदन साथ झुकाए हुए बोली थी। मैं ठीक नहीं हूँ अदन, तुम्हारी बेरूही किसी दिन मेरी जान ले लेगी। अच्छा होता मुझे गोली लग जाती और मैं मर जाता। रैम अजियत से बोला था। प्लीज रैम, ऐसा तो मत कहो ना। अदन ने तड़पकर उसकी तरफ देखा था। अदन, क्या वजह, कौन सा डर है जो तुम्हें मुझसे दूर करता है?
तुम्हारी आंखें तुम्हारी बातों की नफी करती हैं, मेरे मरने से तुम तड़प जाती हो, फिर क्यों ऐसे मुझसे भागती हो? रैम उसे खुद के करीब किए हुए बोला था। कुछ नहीं है ऐसा, बस ठीक हो जाऊंगी, थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे बस। अदन अपने लब काटता हुआ बोलते, अपना पासपोर्ट दे दो मुझे, नाम वगैरह चेंज करवाना है मैंने। ऑनलाइन तुम्हारे पासपोर्ट जमा करवा दूंगा ताकि वीज़ा लगने में आसानी हो। तुम्हारे एग्जाम्स के बाद हम जा रहे हैं वापस। रैम अदन को बोला था। जी देती हूँ। नहीं, मुझे बताओ, मैं खुद देख लेता। वो अलमारी का साइड का दूसरा दरवाजा खोलकर देखे, वही सामने है। अदन के बोलने पर रैम देखने लगा था और रैम को देखता हुआ वहां पर अदन की डायरी भी मिली थी, जो कि रैम ने अदन की नजर से बचाकर अपनी जैकेट में छुपा ली थी। मिल गया? ठीक है, तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। और रैम उसका बोलता हुआ बाहर निकल गया था। तुम आज जा रही हो रैम? अदन ने पीछे से रैम को पुकारा था। हाँ, जा रहा हूँ, तुमसे बहुत ही दूर, जान छूट जाएगी तुम्हारी। रैम मुड़कर मुस्कुराता हुआ बोला था। अदन ने लाभ पीछे लिए थे और नजरों को झुका लिया था और अपना रुख मोड़कर लेटने ही लगी थी। उसको जहमें चीज सी उठी थी, उसके मुंह से सिसकी निकली थी। सी। अदन बामुश्किल अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए लेटी थी। क्या हुआ है? दर्द हुआ है? रैम जाता हुआ वापस मुड़कर उसके पास आया था। नहीं, ठीक हूँ मैं, आप जाएं, आपका जाना जरूरी है। अदन मुंह मोड़कर आंखों में आए हुए आंसू को अपने अंदर उतारता हुए कोशिश कर रही थी, पर आंसू फिर से भी निकल आए थे। तुमसे जरूरी ना पहले मेरे लिए कुछ था, ना ही अब। रैम वापस मुड़कर उसे सहारा देकर सीधा किया था। उसके कान के पास झुककर गंभीर आवाज में बोला था। उसके कान की लो पर अपने होंठ रख दिए थे। अदन उसके लम्ब से लजरी थी, जो अब उसकी आंखों पर अपने लब रख चुका था। इन आंखों में मुझे सिर्फ खुशी देखनी है, तुमसे और मुझसे जुड़ी हुई खुशी। रैम बोलते हुए उसे अपने लफ्जों के सहर में जकड़ रहा था और अदन दम साधे बस उसको देख रहे थे, फिर आराम से उसका सर तकिए पर रखा था। तुम बहुत ही मासूम हो आज भी अदन, तुम जितनी बड़ी बनती हो ना, तुम इतनी ही मासूम लगती हो मुझे। रैम उसके दाएं बाएं हाथ रखकर उसके चेहरे पर झुका हुआ अपने लफ्जों से अदम को अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत बता रहा था। जब तुम्हें गोली लगी मुझे लगा कि मैं अपनी जिंदगी हार गया हूँ, मैं खत्म हो रहा हूँ। वो अदन के गाल पर अपने लब रखे हुए था और अब उसकी बंद आंखों को देते हुए उसके होंठों पर झुका हुआ था। अदन उसके लम्ब से कांपी थी और लजरते हुए एक हाथ से उसे धूल से दूर करना चाहा था और रैम ने नरमी से उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में ले लिया था। तुम पास सिर्फ और सिर्फ रैम राना का हक है, तुम सिर्फ मेरी हो और ये बात हमेशा याद रखना। और आइंदा मुझे दूर करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, वरना मेरी जुनूनियत को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। रैम उसे बोलता हुआ उसके माथे पर लब रखते हुए उठा था और बाहर की तरफ निकल गया था। और हाँ, 2 दिन तक घर जाओ, चाहे मैं वहां पर हूँ या ना, तुम अपने घर रहोगी, वो तुम्हारा घर है अब। रैम मुड़ा था और बोलते हुए चला गया था। अदन रैम का जाने के बाद गुमसुम सी वैसे ही लेटी हुई थी। महर छत पर इधर से उधर चक्कर काट रही थी, क्योंकि तेज हवा तो चल रही थी पर बारिश का कोई भी आसार नजर नहीं आ रहा था। क्या मुसीबत है, बारिश हो जाती तो मजा आ जाता, हम भी थोड़ा सा मौसम को, बारिश को एंजॉय कर लेते। महर हवा में बाहों को फैलाए हुए गोल गोल घूमते हुए बोल रही थी और बाहर अपने गेट के पास खड़ी गाड़ी कार के अंदर आते हुए रामेश की नजर महर पर पड़ी थी और उसे देखता हुआ मुस्कुराया था और घर के अंदर दाखिल होकर ऊपर छत की तरफ गया था जहाँ पर महर थे। क्या कर रही हो यहाँ? रामेश के गोल गोल घूमते हुए महर का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया था। आप यहाँ क्या कर रही हैं? महर उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए बोलते। हाँ हाँ हाँ, कुछ नहीं, तुम्हें देखा तो आ गया, बस वैसे ही घर चक्कर लगाने आया था। रामेश महर को झटके से अपने हसार में ले चुका था। रामेश क्या कर रही है? छोड़ दे मुझे। महर उसके हसार से निकलने की कोशिश करती। आप मुझसे चीट तो नहीं कर रहे? आप मामा का बोलते हैं, पर उनको भेजा नहीं आपने। अपनी कोशिश तर्क करते हुए रामेश की शर्ट के बटनों से खेलते हुआ बोलती। मैं अपनी जानब बीवी से क्यों झूठ बोलूंगा, जबकि मुझे उसे मोहब्बत भी है। रामेश की पेशानी पर अपने लब रखकर बोला था। सच बोल रही है ना? जल्दी से मामा पापा से बात कर ले, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। मैं परेशानी लिए हुए बोलती। हाँ हाँ हाँ, बड़ी जल्दी है मेरे पास आने की। रामी शरारत से उसकी नाक दबा कर बोला था। नहीं, बस आप मामा बाबा से बात कर ले, मुझे सुकून हो जाएगा, फिर जब मर्जी रुकती हो, पर एक दफा निकाह सबके सामने हो जाए, फिर मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी। महर उसके सीने पर सर रखकर बोल थी। और रामेश, पता नहीं, मैंने कभी भी किसी इंसान के साथ इतना प्रोटेक्ट फील नहीं किया जो आपके साथ करती हूँ। बस कभी कभी डर लगता है। किस बात का डर? रमेश का चेहरा अपने हाथों में लेकर प्यार से बोला था। कुछ गलत होने का डर, जैसे कुछ गलत हो जाएगा, सब खत्म हो जाने का डर, मामा बाबा की नजर में उनका भरोसा खो देने का डर। मैं उसकी तरफ देता हुआ नम लहजे में बोलती। सब ठीक हो जाएगा मामा, थोड़े बिजी हैं पढ़ी के चक्करों में, जैसे ही फ्री होती हैं मैं बात करूंगा, तो फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। तुम्हारी मामा और बाबा का भरोसा तुम पर से कभी भी टूटने नहीं दूंगा, प्रॉमिस करें। हमेशा की तरह का किया हुआ वादा उसने फिर से किया था। पक्का प्रॉमिस माय जानब। रामेश उसके गाल खींचते हुए बोला था और वो खिलखिला देते। मुझे लगता है कि आनी आ गई है, आज इधर ही रहूंगी, मैं चलती हूँ अब। वो रामेश को मुस्कुराकर बोलता हुआ भागने लगी थी। 1 मिनट, रात को कॉल करूंगा, उठा लेना, ओके? वो महर को अपनी तरफ खींच कर फिर से उसके सर पर प्यार देकर बोला था। मैं नहीं उठाने वाले। महर उसे ठीका दिखाकर मुस्कुराता हुआ भाग गए थे।
माजी अर्नस्ट लंदन गया, वहां उसने अपने तरीके से रूहान का पता चलाया। रूहान अपनी दोस्त से शादी कर चुका था और उसके साथ ही पुरस्कून जिंदगी गुजारा था, पर उसकी आदतें अभी भी वही थी, घटिया। और उसकी बीवी भी उसी की तरह थी, बेहिस। दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे। रूहान को कोई भी फर्क नहीं पड़ता जो उसने इस मासूम के साथ किया था। अर्नस्ट ने जब उसे क्लब में खुश देखा तो उसका खून खोल गया था। मेरी बीवी को दुख देकर तुम खुश कैसे हो सकते हैं रूहान रईस? अर्नस्ट उसे देखता हुआ बोला था और अर्नस्ट के हाथ में पकड़ा हुआ गिलास चुकना चूर हो चुका था। पर क्लब के तेज म्यूजिक में उसकी आवाज किसी तक ना पहुंच सकी। अर्नस्ट बाहर आया और वहां से बाहर निकलना चला गया था, क्योंकि अभी रूहान की किस्मत अच्छी थी कि वो सबके बीच मौजूद था। सुबह सीधा अर्नस्ट रूहान के घर गया था। जी, आपको किससे मिलना है? रूहान की बीवी जीना बाहर निकली थी। जी, मैं रूहान का कजन हूँ, इसने मुझे बुलाया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अर्नस्ट बड़ी महारत से झूठ बोलकर अंदर घुस आया था और जीना उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर रूहान को बुलाने के लिए गई थी। अर्नस्ट भी उसके पीछे गया हुआ था और रूहान जो कि लॉन्च के सोफे पर बैठा सिगरेट पीने में मसरूफ था, अभी जीना से कुछ कहती कि अर्नस्ट उसकी तरफ बढ़ा था, उसके मुंह पर मुक्कू की बरसात काट ली थी। उसे मारता जा रहा था और जीना उसे छुड़ाने की कोशिश की थी, जिस पर अर्नस्ट ने उसे घुड़का देखा था। अर्नस्ट उसे मारने के बाद अपनी जेब से गन निकाल ली थी। क्यों मारा है मुझे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? रूहान अपनी नाक से खून साफ करता हुआ बोला था। तूने मेरी हया को तकलीफ दी, ये उसका बदला है। अंश पूरे इस तरह से मुस्कुराया था और गन की कई गोलियां उसकी टांगों पर मार थी। रूहान की चीखें पूरे घर में गूंज उठी थी और फिर थोड़ी देर बाद ही पुलिस आई थी, रूहान को अपने साथ लेकर गई थी। रूहान को अस्पताल शिफ्ट किया गया था। उसके इलाज के बाद उसे पुलिस स्टेशन में डाल दिया गया था। अर्श ने उसे इतनी बुरी तरह से फंसाया था कि वह पूरी जिंदगी जेल से बाहर नहीं निकल सकता था। टांगों पर गोली लगने की वजह से रूहान अब सारी जिंदगी चल नहीं सकता था। अब जेल की सलांग के पीछे बस रूहान की चीखें थी, क्योंकि उसे अभी भी बताया गया था कि अब वो सारी जिंदगी चल नहीं पाएगा। अर्श ने अपनी बीवी का बदला ले लिया था और अब पुरस्कून होकर वापस पाकिस्तान चला गया था।